तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे रासायनिक आबंधन या आबंध। ठीक है भाई, आज का टॉपिक है, लिख लो जल्दी से, केमिकल बॉन्डिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को आवाज आ रही है भाई? आज का टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, केमिकल का मतलब तो हम सबको पता है, और बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जोड़े रखना आपस में। जैसे हम लोगों में भी होती है ना बॉन्डिंग, किसी की अच्छी बनती किसी की नहीं बनती है, उसी तरीके की बॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? 118। ठीक है, कितने एलिमेंट है हमारे पास? टोटल 118 एलिमेंट। अच्छा, फिर ऐसे बहुत कम एलिमेंट है, या यूं कहें कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि आप अपने जो है फ्री फॉर्म में आपको मिलता है ना। जैसे कि मान लो सोडियम है, ऐसे दो चार चीज़ों को अगर छोड़ दें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि फ्री स्टेट में मिलता हो। अब फ्री स्टेट का क्या मतलब है? राजपूत जी, इसको बंद करो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि किस अवस्था में मिलता हो? फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में मिलता हो। जैसे कि मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। फिर आपका जो है, और भी आप कोई भी कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फ्लोरीन है या क्लोरीन है। तो ये सब के सब इस फॉर्म में नहीं मिलते, है ना। ये कैसे फॉर्म में मिलेगा? हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलेगा, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ये सब क्या बनाकर रहने वाले हैं? मॉलिक्यूल बनाकर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल, हिंदी में इसको हम कहेंगे अणु। क्या बनाएंगे? अणु। ये परमाणु है और ये क्या है? अणु। बात समझ में आई? अणुओं, परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनता है? अणु बनता है। ये पहली चीज समझ में आ गई। ठीक, दूसरा, अब या तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना, या फिर दूसरी चीज क्या बना सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कंपाउंड, है ना। कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? यौगिक। तो अब चाहे मॉलिक्यूल बनाए चाहे कंपाउंड बनाए, है ना। मॉलिक्यूल जैसे मान लो दो हाइड्रोजन मिले आपस में और उन्होंने क्या बनाया? H2 बनाया। ठीक, या फिर कंपाउंड में हम कहें कि भाई NaCl एक कंपाउंड है जिसमें एक सोडियम है और दूसरा क्या है? क्लोरीन। क्लियर? अब दोनों ही स्थितियों में ये जो दो एलिमेंट है, चाहे वो एक जैसे एलिमेंट हो चाहे वो अलग अलग हो, उन दोनों के बीच में क्या हुई है? बॉन्डिंग हुई है ना। उन दोनों के बीच में क्या हुआ है? बंधन बना है, बंध का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग हुई है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्सेस है, मतलब आकर्षण बल है इन दोनों के मध्य। कौन सा बल है? आकर्षण बल। तो इसी आकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे? आबंध या बंध। ठीक है, या बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड कहेंगे। तो रासायनिक आबंध का मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री के अंदर हमें मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, ये दो चीजें यहाँ पर हमको जनरली देखने को मिलेंगी। और अच्छा, फिर ये समझ में तो आ गया कि हाँ भाई ये इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है और इसी वजह से ये बॉन्डिंग बना रहे हैं। पर ये ऐसा करते क्यों? क्या वजह है ना। मतलब हाइड्रोजन को क्या जरूरत है दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की? नाइट्रोजन को क्या जरूरत है दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ने की? ऐसा क्यों करते हैं ये? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक, तो देखो, कोई भी एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड किस लिए बनाता है? स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? स्टेबिलिटी, मतलब स्थायित्व के लिए। ठीक है भाई, जैसे कि हर एटम जो है वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, हमने पढ़ा होगा ना कि ऑक्टेट रूल होता है। कौन सा रूल होता है? ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। अभी बता देता हूँ मैं एक शॉर्ट में, है ना। तो देखो, हर एटम प्रकृति में क्या रहना चाहता है? स्थायी रहना चाहता है ना। मतलब कि अगर वो अस्थायी होगा तो क्या होगा? उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए वो स्टेबल रहना चाहता है ताकि उसका एग्जिस्टेंस लंबे समय तक बना रहे। और चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर चीज़ यही चाहती है। हम लोग भी क्या चाहते हैं? हमारी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। आप लोग भी सेटल होना चाहते हैं, इसीलिए तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि अच्छी नौकरी लग जाए तो सब कुछ लाइफ क्या हो जाएगी? अच्छे से सेटल हो जाएगी। तो वैसे ये भी क्या चाह रहा है कि ये भी सेटल हो जाए। कैसे? या तो मॉलिक्यूल बना के या फिर कंपाउंड बना के। ठीक, तो पहली चीज का आंसर मिल गया हमें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी गेन कैसे होगी? स्टेबिलिटी के क्या पैरामीटर्स हैं हमारे पास, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको और दो तीन चीज बता देता हूँ कि जैसे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ये 3-4 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है?
2-3 टाइप्स के या मेजर अगर कहें तो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं देखो जरा इधर, देखो पहला जो मॉलिक्यूल है वो जैसे कि मैंने लिखा हाइड्रोजन है ना, H2 ये हो गया। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो मैंने लिखा मान लो कि S8, ठीक है, मतलब सल्फर का हो गया। तीसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे कि मान लो H2O है ना। चौथा में लिख सकता हूँ HCl। अब ये सब के सब मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, और सबके सब अलग अलग है। कैसे अलग अलग है बताओ जरा। ये जो H2 है इसको मैं क्या कहूँगा, इसमें दोनों एटम कैसे हैं, एक जैसे हैं। एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब दोनों परमाणुओं में कोई अंतर है क्या, नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समपरमाणुवीय, है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, समपरमाणुवीय या समपरमाणुवीय अणु। मतलब क्या हुआ कि सेम एटम वाला, कौन से एटम वाला, सेम एटम मॉलिक्यूल। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेम एटम मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम चाहे कितने भी हो वो कैसे हो, सब सेम, ठीक। बट इसमें कितने एटम है, 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपरमाणुवीय। क्या कहेंगे, द्विपरमाणुवीय। मतलब कि ये सेम तो है ही है, साथ में कितने एटम है इसके अंदर, 2, ठीक। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम डाई एटोमिक। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, डाई एटोमिक, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया। पहला टाइप कैसा हो गया कि एक तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना है, एक जैसे एटम से मिलकर बना है। दूसरा, इसमें कितने एटम है, 2 एटम। बात क्लियर हो गई। अब इसमें बताओ ये भी कैसा है, ये भी समपरमाणुवीय है, मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम है इसके अंदर। ये क्या है, सल्फर, है ना। S मतलब क्या है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, और नेचर में आपको सल्फर कभी अकेला नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, S8 के फॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा, S8 के फॉर्म में। मतलब उस सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये सल्फर देखो, पहले तो सेम एटम ही है इसके अंदर भी सारे के सारे, है ना। बट इसमें एटम कितने हैं, 1 है क्या, नहीं। 2 है क्या, नहीं। 2 से ज्यादा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक। क्या कहते हैं इसको, पॉली एटॉमिक, ठीक है। मतलब कि जब एटम 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको गिनती नहीं देते, हम उसको डायरेक्ट क्या देते हैं, पोली। पोली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो पोली का मतलब यहाँ बहुत सारे, 2 से ज़्यादा है। और ये दूसरे टाइप का हो गया आपका, मतलब ये पहली कैटेगरी में तो दोनों सेम है, सेम एटॉमिक है, पर दूसरी कैटेगरी में दोनों अलग अलग हो गए। ये द्विपरमाणुविक था और ये कौन सा परमाणुविक हो गया, बहुपरमाणुविक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुविक। अब देखो तीसरा एटम आया H2O। अब H2O में बताओ तो एक एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। दूसरा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पर, ठीक है। पर दोनों कैसे हैं, अलग अलग, ठीक है। मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, ये समपरमाणुवी होगा क्या, नहीं। ये तो विषम परमाणुवी हो गया। कौन सा हो गया, विषम परमाणुवी। मतलब कि इसके जो एटम्स है वो कैसे हैं, वो डिफरेंट है ना। हेटेरो एटॉमिक हो गया। ये कैसा हो गया, हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो का मतलब होता है विषम परमाणुवी इंग्लिश में, ठीक। तो मैं लिख देता हूं कि ये हेटेरो एटॉमिक है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है ना, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। विषम परमाणुवीय, हेटेरो एटॉमिक, क्लियर। अब आगे देखो जरा, H2O। इसके बाद इस कैटेगरी में तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो वो डाई है, वो पोली की कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि उसमें 3 एटम है ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगला देखो, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें 2 एटम है, 1 हाइड्रोजन है और 1 कैसा है, क्लोरीन। पर दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। मतलब कि ये है तो हेटेरो एटॉमिक, पर हेटेरो एटॉमिक में कौन सा है, पोली है कि डाई है, डाई, ठीक है। हेटेरो एटॉमिक में डाई एटॉमिक है और साथ में हेटेरो एटॉमिक भी है। तो ये कुछ प्रकार के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जनरली एटम बनाते हैं। देखो एटम को जब जैसे जहाँ मिले वो वैसा मॉलिक्यूल बना लेता है, अगर बस उसका मेन उद्देश्य क्या है कि उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, उसको स्थायित्व प्राप्त होना चाहिए, ठीक। बस उसका ये मेन मोटो है, बाकी उसको और दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्लियर इतनी बात। चलो अब ये देखो दूसरी चीज़ क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड जब एटम बनाता है
तो कंपाउंड भी अलग अलग प्रकार के हैं, वो उसके लिए फिर हमको अलग से पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है, वो डिटेल में उससे हम बात करेंगे। तो अभी तो आप ऐसा समझ लो कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ऐसा क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे कर पाते हैं, है ना, आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। तो अभी हमने कहा था कि अट्रैक्शन फोर्सेस है उनके बीच में, कैसे फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस। तो अब कितने टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, कितने, उन्हीं अट्रैक्शन फोर्सेस को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। भाई जो आकर्षण के बल है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। तो बंध कितने प्रकार के हैं, दो अणु जब एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो 3 टाइप से आपस में जुड़ सकते हैं। कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं, 3 प्रकार से, ठीक है। तो पहला लिखो, यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हो कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध के प्रकार, बंध के प्रकार, ठीक है। पहला जो बंध है हमारे पास, ठीक है, पहला जो बंध है वो है आयनिक, ले लेते हैं चलो। पहला जो बंध है वो है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हिंदी में इसको कहते हैं आयनिक बंध, ठीक है। दूसरा जो बंध है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं सह संयोजी बंध। क्या कहते हैं इसको, सह संयोजी बंध। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब उप सह संयोजी बंध, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड के नाम अच्छे से याद हमको रखना है, ठीक। तो भाई ये 3 तरीके के बॉन्ड है हमारे पास, है ना। अब देखो आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है वो समझेंगे, कोवेलेंट क्या होता है वो समझेंगे, और कोऑर्डिनेट क्या होता है वो समझेंगे, ठीक। ये तीनों नोट कर लिए। अब सबसे पहले हम आयनिक को देखते हैं। तो देखो आयनिक बंध क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमने कहा ना कि स्टेबिलिटी वो गेन कर लेंगे, तो स्टेबिलिटी का पैरामीटर क्या है ना, किस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये स्टेबल है और किसको कहेंगे कि ये अनस्टेबल है ना। जैसे कि हम हमारे ऊपर से देखते हैं ना, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो अच्छे से सारी पढ़ाई करता है, सारे रूल्स फॉलो करता है, तो उसको हम कहते हैं कि गुड स्टूडेंट है ना। और जो ऐसा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो वैसे ही एलिमेंट्स में, मॉलिक्यूल्स में हम किसको स्टेबल कहेंगे, किसको स्टेबल नहीं कहेंगे, इसका भी एक पैरामीटर है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी स्टडी करके ये बता रखा है। क्या बता रखा है कि जिस एटम के, है ना, लास्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, या फिर कितने हो, 8, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, स्टेबल, मतलब कि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। क्लियर। चलो अब 2 इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है कि लास्ट ऑर्बिट क्या होता है। जैसे कि मान लो सोडियम है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। भाई पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है वो, 11वें नंबर पर। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले ऑर्बिट में 2 आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं, 8, ठीक है, और तीसरे में कितना आएगा, लास्ट में 1, ठीक। ये 11 हो गए। तो अब ये स्टेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि या तो लास्ट में 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। तो इसमें कितने हैं भाई, 1 है लास्ट में, तो ये स्टेबल है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये कंपाउंड बनाएगा किसी के साथ, या तो फिर किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। तो अब इसने किसको ढूंढा, अपने जैसे एक और अपने जैसा ही एक एलिमेंट को ढूंढा जिसको हमने कह दिया क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, सेकेंड में कितने हैं, 8, और लास्ट में कितने हो गए, कितने हो गए भाई, एटॉमिक नंबर है 17, 2 और 8 10, बचे कितने, 7, तो लास्ट में कितने होंगे, 7। तो अब क्या क्लोरीन स्टेबल है क्या, नहीं है। इसके पास भी ना तो 2 है ना 8 है, तो या तो इसको 2 लाना है या कितने लाना है, 8 लाना है।
अब ये दोनों ने आपस में बातचीत की और ये देखा कि भाई अगर हम आपस में दोनों कुछ ऐसा करें कि तुम्हारे पास भी तुम भी स्टेबिलिटी गेन कर लो, मैं भी स्टेबिलिटी गेन कर लूँ, तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सोडियम ने कहा कि भाई क्लोरीन तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख ले, ये बाहर वाला है ना, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, तो क्लोरीन, अब सोडियम के पास कितने बचेंगे 10, मतलब कि लास्ट ऑर्बिट में कितने बचेंगे 8, क्योंकि ये ऑर्बिट तो खत्म हो जाएगा भाई, जैसे ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो ये ऑर्बिट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बस 10, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसके पास आ गया। अब इसके पास कितने हो गए 8, तो इसके पास भी हो गए लास्ट में 8 और इसके पास भी कितने हो गए 8, तो दोनों हो गए कैसे सेटिस्फाई, है ना। बट अब ये जो लेन देन हुआ है इसके बदले में इनको आपस में जुड़ना पड़ेगा, है ना, मतलब कि भाई जैसे सोडियम ने इसको शगुन दे दिया है, तो आपस में रिश्ता क्या हो गया, जुड़ गया। अब ये रिश्ता टूटेगा क्या, नहीं, अगर ये टूटेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन वापस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि अगर रिश्ता टूटा तो जो इसने शगुन दिया है उससे उसको वो वापस ले सकता है, ठीक है। तो अब देखो सोडियम ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पर जब ये दोनों जुड़े रहेंगे तब इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड न्यूट्रल होता है ना, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो मतलब कि पहले प्रकार का बंध हो गया आयनिक, है ना, तो आयनिक बंध में क्या होगा, एक तत्व इलेक्ट्रॉन दान करेगा और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब कि डोनेशन हो रहा है और इस तरफ से क्या हो रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है ना, गेन किया जा रहा है, यहाँ से डोनेट किया जा रहा है, यहाँ से गेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला बॉन्ड इस प्रकार से बनता है, उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड इसको क्यों कहा जाता है, एक तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दूसरी चीज कि इसके अंदर आयंस बन रहे हैं, है ना, आयनिक का मतलब क्या है, आयन, तो एक पॉजिटिव आयन है दूसरा नेगेटिव आयन है और उन्हीं के बीच में बॉन्ड बना है, तो आयनों के मध्य बनने वाला बंध क्या हो गया, आयनिक बंध। और इसमें होता क्या है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, जो देगा वो धन होगा, जो लेगा वो ऋण होगा। बात समझ में आ गई, चलो फिर आगे चलो। तो दूसरे टाइप, अच्छा इसके एग्जांपल जैसे बहुत सारे हैं, KCl ले लो, है ना, NaCl ले लो, बहुत सारे, ये NaCl तुमने समझा ही है, तो ये पहले प्रकार का हो गया। दूसरा देखो तो कौन सा है, कोवेलेंट, है ना, कोवेलेंट को क्या कहा जाता है हिंदी में, सहसंयोजी बंध, है ना, सहसंयोजी बंध। अब देखो इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे बहुत ही फेमस हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही सिंपल गैस है। अब इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने, 2, है ना, तो उसको बनाते हैं पहले। चलो ये रहा मेरे पास कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, कितना है एटॉमिक नंबर 6। आप लोग कम से कम 20 तक के एटॉमिक नंबर याद कर लेना, है ना, हमको पूरे 120 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 20 तक के एटॉमिक नंबर याद कर लेना, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 6, ठीक। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले में कितने रखते हैं, 2, दूसरे में कितने रखते हैं, 8, तो इसके पास 8 है क्या, नहीं है, तो बचे कितने, 4, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, क्लियर। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके पहले में कितने होंगे, 2, दूसरे में कितने होंगे, 6, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके पास है 6 अंतिम कक्ष में और इसके पास है 4, ठीक है। अच्छा ये अंतिम कक्ष की ही क्यों बात करते हैं हम, क्योंकि उसी पर डिपेंड है सब कुछ, क्योंकि उससे पहले वाला तो ऑलरेडी फुलफिल है ना, जैसे ये 4 अंतिम है तो अंतिम से पहले वाला तो पहले से ही उसमें 2 है, तो वो तो कैसा है, सेटिस्फाई है। अब देखो जरा इधर, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 को मैंने इस तरीके से शो कर दिया, है ना। चलो इस तरफ मैं बना देता हूँ, है ना, एक ऑक्सीजन तो इधर हो गया और एक ऑक्सीजन किधर हो गया, इधर हो गया, तो ये ऑक्सीजन के पास 8 थे, 8 में से पहले में 2 और दूसरे में 6। अब इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, है ना, तब उसके 8 हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, उसके भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अच्छा इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, है ना, पर 4 चाहिए तो अब इससे वो 4 ले नहीं सकता, इससे भी 4 वो ले नहीं सकता है। अब वो क्या करता है, देखो
अब कार्बन क्या करता है, किसी से कोई लेन देन यहाँ पर संभव नहीं है ना, तो ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयर। मतलब ना तो कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने बीच में रख लेंगे, है ना, और कहेंगे कि भाई ये तेरा भी है और मेरा भी है, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो तू यूज करना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा। तो ऐसा उन्होंने सिस्टम बना लिया, उसको हमने क्या कह दिया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह दिया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, है ना, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना। कैसे करेंगे शेयर? तो देखो जरा, ये जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रखा और 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रखा, ठीक है। अब इसके 6 और ये वाले 2, ये मिलके कितने हो गए? 8, है ना, और इसके 6 और इसके इधर वाले 2, ये मिलके कितने हो गए? 8। मतलब कि दोनों तरफ से इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, और अगर कार्बन चाहे तो ये 8 भी यूज कर सकता है, और अगर कार्बन चाहे तो ये वाले 8 भी यूज कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया यहाँ पर? साझा हो गया, है ना, शेयरिंग हो गई है। ना तो किसी ने किसी को कुछ दिया है और ना ही किसी ने किसी से कुछ लिया है। वहीं के वहीं उन्होंने अपना ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि उन दोनों का काम जो है कंप्लीट हो गया, दोनों ने स्टेबिलिटी गेन कर ली, है ना। अब इसको देखो ऐसे लिखते हैं कि ये हो गए ऑक्सीजन के 6, ये ऑक्सीजन के 6, ठीक। तो ये देखो, ये हो गए 8 इस तरफ से भी और ये हो गए 8 इस तरफ से भी। बात समझ में आ गई? ठीक। अब चूंकि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है? 2। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है? 2। तो इसलिए इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर। अब देखो अगला, ये बना लिया सबने? बना लो, जल्दी बनाओ। चले, अब देखो अगला बॉन्ड कौन सा है हमारे पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इसको कहा जाता है उप सह संयोजी बंध। देखो हमको याद क्या रखना है इसमें, हमको वहाँ कोई एक्सप्लेन तो करना नहीं है। आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग है ना, तो वो बॉन्डिंग हमको, अगर ये पूरी कहानी पता होगी तो हम उसको पहचान लेंगे कि इसमें किस तरीके की बॉन्डिंग है, और अगर नहीं पता होगी तो फिर हमको क्या कुछ एग्जांपल्स याद करके जाने पड़ेंगे। पर जो हम याद करके जाएं वही आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके पीछे का थोड़ा सा आपको, अगर ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप किसी भी मॉलिक्यूल या एटम को देख के पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग है। ठीक है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड को देखकर। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका H2SO4। कौन सा एग्जांपल है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन सा एसिड है जो कि हम सभी को पता है। अब देखो H2SO4 में क्या हो रहा है? H2SO4 में देखो बीच में है सल्फर, है ना, इस तरफ है हाइड्रोजन, इस तरफ है ऑक्सीजन। तो बनाओ जरा, ये रहा मेरे पास सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। कितना होता है? 16। तो 16 के हिसाब से अगर देखो तो लास्ट में कितने आएंगे? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। मतलब कि सल्फर के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, है ना। तो ये बना लिया हमने 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, फिर इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। इस तरफ 4 ऑक्सीजन है इसके पास, तो 1 2 3 और 4, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। और 2 क्या है उसके पास? हाइड्रोजन। तो ये है 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आ रही सबको? अब सबके हमको क्या लिखना है? पहले लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है। तो सल्फर के तो लिख लिए हमने, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6, है ना। उसी तरीके से आप देखो ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के भी 6 है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो 2 और 6, तो यहाँ पर भी 6 है ना। तो उन 6 को भी हम देखो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। इस तरफ भी लिखो 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गए 6। यहाँ पर भी कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6।
सब तरफ 6 लिख दिए मैंने ऑक्सीजन के, ठीक। अच्छा फिर बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होगा, है ना। तो हाइड्रोजन का एक बना लिया, ये हाइड्रोजन का यहाँ भी एक बना लिया, ठीक। मतलब हमने अभी क्या किया है, केवल सारे इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, ठीक है। अब देखो सल्फर को लास्ट ऑर्बिट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, हर एटम को कितने चाहिए, या तो 8 चाहिए या 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन से शुरू करो, हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना, तो ये इसके कितने हो जाएंगे 2, तो हाइड्रोजन खुश, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए 8, तो ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो वो एक सल्फर का लेता है और एक किसका लेता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। एक सल्फर का और एक हाइड्रोजन का, मतलब ऑक्सीजन इन 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, क्लियर, ठीक। अब देखो इस तरफ भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ये वाले, ठीक है। हाइड्रोजन ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ये देखो ऐसे बना देते हैं। मतलब किन किन एटम का काम हो चुका है, हाइड्रोजन का हो चुका है, ऑक्सीजन का हो चुका है, इधर भी ऑक्सीजन का हो चुका है, इधर भी हाइड्रोजन का हो चुका है, ठीक है। अब सल्फर की जहां तक बात रही, तो सल्फर तो ये वाले 8 भी यूज कर सकता है ना, और ये वाले 8 भी यूज कर सकता है। तो सल्फर तो बीच में है, तो वो तो ये भी यूज कर सकता है और ये भी यूज कर सकता है। ये सारी चीजें हो गई, मतलब कि इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीजन का पेट भर चुका है, हाइड्रोजन का भी पेट भर चुका है, सल्फर का भी पेट भर चुका है, ठीक है। सल्फर दोनों तरफ से 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक। अब ये सब होने के बाद मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बस यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। H2SO4 नहीं बनना था, H2SO2 बनना था, है ना, क्योंकि 2 H 1 S और 2 ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड बनना था H2SO2। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो अब इसके साथ 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और आके जुड़े, उसकी क्या वजह है वो देखो जरा। देखो अब ये सब होने के बाद भी सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास। तो इस वजह से वो 2 ऑक्सीजन आकर इसके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। भाई एक ऑक्सीजन ऊपर से आया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसने सल्फर के 2 ले लिए और क्या बना लिया, 8 बना लिए, है ना। इधर से भी एक ऑक्सीजन आया, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसने सल्फर के 2 ले लिए और क्या बना लिया, 8। अब सल्फर जो है वो तो पहले ही ऑलरेडी 8 यहाँ पर यूज कर चुका है या यहाँ से यूज कर चुका है, तो उसको तो इनकी जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि सल्फर का पेट तो पहले ही भर चुका है, ठीक। बट उसने फिर भी क्या कर रखा है, अपने साथ 2 ऑक्सीजन को जोड़ रखा है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आकर के अटैच हुए हैं, इन ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका सल्फर के लिए कोई यूज है क्या, नहीं है ना, क्योंकि सल्फर तो इधर से यूज कर चुका है, इधर से उसका कोई यूज है क्या, नहीं है, इधर से कोई यूज है क्या, नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन यूज किया है, पर सल्फर ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया है ना। तो इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, मतलब जहां वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही हो, वन साइडेड शेयरिंग। एक एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बदले में दूसरा एटम उसको कुछ भी दे नहीं रहा है। जैसे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, पर बदले में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, ठीक। मतलब कि ये जो H2SO4 का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बना, बट यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे शो करते हैं, एरो के थ्रू। कैसे शो करते हैं, एरो के थ्रू, ठीक है। और नॉर्मल बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, ऐसी सिंपल लाइन के थ्रू। एरो क्यों बनाते हैं, यहाँ पर एरो ये दिखाने के लिए बनाते हैं कि सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रखा है, ऑक्सीजन, है ना। तभी तो पता चलेगा कि कौन देने वाला है कौन लेने वाला है, क्योंकि चार्ज तो हम लगा नहीं रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे होता है ना कि भाई इसको मकान का किराया तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कल को उठ के ये समझेगा कि ये मालिक है। तो इसलिए एरो लगाया है कि सल्फर ये शो कर रहा है कि भाई मैंने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, इसने मुझे कुछ भी दिया नहीं है। और ये जो बंध बना, ये कौन सा बंध बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 3 तरीके के बॉन्ड हो गए, कौन कौन से, पहला आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान, ठीक है। फिर दूसरा
कोवेलेंट मतलब सहसंयोजी बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग या साझा, ठीक। और तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजी, इसमें इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग। तो ये 3 लाइन हमको बस याद रखनी है, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। भले आप लिख लो वहाँ शॉर्ट में, आयनिक के आगे डैश लगा के लिखो, लिखो आयनिक के आगे डैश लगा के लिखो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। सहसंयोजी मतलब कोवेलेंट में लिखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में कोऑर्डिनेट में लिखो वन साइडेड शेयरिंग, एक तरफा साझा। एक तरफा वाली बात हो गई है ना, वो सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं है फिर भी ये लगा हुआ है, तो एक तरफा साझा हो गया ये। क्लियर? चल अब देखो, ये तो हमने किसके बेसिस पर बता दिया, ये तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किधर गया है किधर आया है, उसके आधार पर बंध के प्रकार हमने बता दिए, ठीक है। अब हम बंध की मजबूती के आधार पर उसके प्रकार बांटेंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना भाई। कोई बॉन्ड वीक होता है, कोई बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोई बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, कोई बॉन्ड देर से टूटेगा, तो इसका क्या आधार है ना। तो इसके आधार पर बॉन्ड 2 प्रकार के हैं। लिखो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर बंध के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, या हम इसको कह सकते हैं मजबूती, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर कैसे होगा, देखो अब जरा फिर से इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी कहानी और ये समझनी पड़ेगी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूम रहे हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट समझते हो, जैसे सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है अर्थ के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, मान लो उस एलिमेंट का सैटेलाइट है जो कि उसके ऑर्बिट में क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा, अभी लिखा था हमने ऑक्सीजन, है ना, तो ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लिख लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी O जैसे ही दिखता है, तो ये हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, दूसरा ऑर्बिट, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7 ही होते हैं इसके पास। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट को हिंदी में कहते हैं कक्ष। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब ये कक्ष तो बहुत बड़ा है, यहाँ से शुरू हुआ ये पूरा ऐसा गोल सर्कल, है ना। अब हमने कहा कि भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आपने कह दिया कि सेकेंड ऑर्बिट में, है ना। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तो दूसरे नंबर के कक्ष में है। पर अगर आपसे ये पूछा कि इस दूसरे कक्ष में कहाँ पर है, ठीक है भाई, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये इस दूसरे कक्ष में कहाँ पर है, उनकी पर्टिकुलर जगह क्या है। जैसे कि आप इस समय AJIS एकेडमी में है ना, तो ये भी आपका एड्रेस सही है, आप कोई गलत तो नहीं बोल रहे हो कि आप AJIS एकेडमी में हैं, पर इस एकेडमी में कहाँ पर हो आप, तो इस रूम के अंदर हो। तो ये जो रूम है ना, ये रूम इस पूरे सर्कुलर पाथ का वो स्थान है जहां पर उस समय वो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिटर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिटर। हिंदी में इसको कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं, कक्षक। मतलब कि ये बड़ा कक्ष, जैसे पूरी एकेडमी हमारी, और ये उसके अंदर का एक छोटा कक्ष, ठीक है। जैसे कि हमारा घर के अंदर हमारा रूम होता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन इस बड़े कक्ष में तो रहेगा ही हमेशा, पर उस बड़े कक्ष में कहाँ पर रहेगा, कक्षक में। छोटे छोटे कमरे हैं, मान लो आप ऐसा, ठीक है। अब देखो ये जो कक्षक है, ये जो कमरे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वो कमरे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, ठीक है। क्या होता है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल, ठीक है। ये 4 कमरे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, 4 रूम है। तो देखो अब पहला जो रूम है S, ये जो रूम है इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा शेप होता है इसका, सर्कुलर, गोल होता है, ठीक है। मतलब मान लो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है, तो ये एक तो पूरा ऑर्बिट है, उसके अंदर ये S ऑर्बिटल है ना, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। बात समझ में आई।
और वो घूमता रह रहा है और ये भी सब कुछ घूम रहा है साथ में। तो एस जो कमरा है उसका शेप कैसा है, सर्कुलर। पी जो होता है उसका शेप इस तरीके का होता है, किस तरीके का, डंबल शेप, जैसे हम वो डंबल जो जिम वगैरह में डंबल करते हैं ना उसके शेप हो, डंबल शेप इसको कहा जाता है, ठीक है। ये पी का शेप है। और डी का शेप कैसा है, डबल डंबल, कैसा है, डबल डंबल, क्लियर, 2 डंबल है इसके पास, क्लियर। अब एफ का जो शेप है वो अभी डिफाइन नहीं है, उसमें बहुत सारे डंबल होते हैं, ठीक है। तो एफ का शेप अनडिफाइन है, उसमें बहुत सारे डंबल है, पर इन तीनों का शेप डिफाइन है। पहला गोलाकार है, दूसरा डंबल है, तीसरा डबल डंबल है। इतनी कहानी समझ में आ गई है ना। ये रहा कक्ष, कक्ष के अंदर कक्षक, कक्षक कितने प्रकार के, 4, एस, पी, डी और एफ, बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन जो है इन चारों में से ही किसी एक कक्षक में रहता है हमेशा, या तो एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है ना। अब देखो हमने कहा कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन को, और क्या बनाया था, NaCl, यही बनाया था। तो ध्यान से समझो जरा, ये लिखा मैंने सोडियम, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 11, 11 में से पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने थे, 8, तीसरे में कितना था, 1। ये कहानी समझ में आती है। तो ये तो हमने ऑर्बिट बता दी है, पर अब हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये जो ऑर्बिट है ना, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 4। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन 4 में से किस में है, ठीक है, एस में रह रहे हैं वो, पी में रह रहे हैं, डी में रह रहे हैं कि एफ में रह रहे हैं। भाई ये घर तो आपने बता दिया, पर उस घर के कौन से कमरे में रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, है ना, परमाणु का कक्षीय विन्यास। कौन सा विन्यास, कक्षीय या कक्षकीय विन्यास, ठीक है। अब देखो, तो देखो एस जो होता है उसमें मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, छोटा रूम है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी जो है उसकी कैपेसिटी है उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और डी की कैपेसिटी है उसमें केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ की जो कैपेसिटी है उसमें केवल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये इनकी कैपेसिटी है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो, तो अब ये जो सोडियम है इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में है। तो अब में से किसी ना किसी ऑर्बिट में होगा। अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये किस में है, क्यों, क्योंकि फिर वो आपके लिए और थोड़ा सा समझने वाली चीज हो जाएगी, उस पर नहीं जा रहे हैं। आप तो ये समझो कि इन तीनों में से किसी ना किसी एक में होगा। और जो क्लोरीन इससे जुड़ने आ रहा है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। तो उसके भी पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब अभी हमने ये नहीं बताया कि 8 जो है वो किन किन में है, पर इन तीनों में से किसी ना किसी में होंगे। ये जो 2 है वो भी इन तीनों में से किसी ना किसी में होंगे, और ये जो 7 है वो भी इन तीनों चारों में से किसी ना किसी में होंगे, है ना। मतलब अब क्लोरीन के जो 7 है और सोडियम का जो 1 है वो इन तीनों चारों में से किसी ना किसी ऑर्बिटल में है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो जरा कहानी कि मान लो सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, किस में है, एस में, ये यहाँ पर है, ठीक है। और क्लोरीन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में है, मान लो वो भी किस में है, एस में, दोनों किस में है, एस में। तो सोडियम का भी एस और क्लोरीन का भी एस, ठीक, ये दोनों एस एस हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में जुड़ने के लिए आएंगे तो वो जिस रूम में रह रहे हैं वो रूम भी साथ में आएगा, ठीक है। वो ऐसे रूम से निकल के नहीं आएंगे, वो अपने साथ अपना रूम ही लेके जाएंगे पूरा। तो ये जो S है ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा इस S की तरफ, है ना। मतलब ये जो आपका सोडियम का S है ये क्लोरीन के S की तरफ जाएगा। ये अभी सपोज हम मान रहे हैं, ऐसा इनमें नहीं होता है ना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये देखो एक दूसरे में ये इस तरीके से ऐसे जुड़ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों सामने से आकर के क्या हो चुके हैं, अब जुड़ चुके हैं, है ना। तो ये इसको कहा जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है, हेड टू हेड। इसका भी हेड है और उसका भी हेड है, दोनों सामने से क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है हेड टू हेड को कहा जाता है, हिंदी का वर्ड इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को कहा जाता है शीर्ष अतिव्यापन। क्या कहा जाता है, शीर्ष, शीर्ष मतलब सिर, और अतिव्यापन का मतलब ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाना, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे क्या हो गए, चढ़ चुके हैं, मतलब अंदर एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है,
सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत मजबूत होता है। कैसा होता है? बहुत मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल एक दूसरे से सीधा सीधा जुड़ रहा है। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है, वो आकर के क्या हो चुके हैं, बिल्कुल टाइट बॉन्डिंग हो चुकी है। इसीलिए सिग्मा बंध क्या है, बहुत मजबूत है। भाई ये जो बंध के प्रकार हम पढ़ रहे हैं ये किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं? स्ट्रेंथ के बेसिस पर, ताकत के आधार पर। तो इसकी ताकत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये सामने से एक दूसरे से आकर के जुड़े हुए। क्लियर? ये सिग्मा बंध बन गया। अब ऐसा बंध कब कब बनेगा? जब या तो दो एस आमने सामने हो, है ना, या फिर दो पी भी आमने सामने हो सकते हैं ऐसे, ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा, है ना। या फिर एक एस हो सकता है और एक पी हो सकता है, तो भी क्या बन सकता है? सिग्मा। तो बात समझ में आ रही है? तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि कक्षकों के शीर्ष अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है? कक्षकों के शीर्ष अतिव्यापन से, ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब दूसरे टाइप का बॉन्ड देखो तो जरा कौन सा है। देखो, मान लो ये क्या है? डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी। अब दो डी ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आ गए, है ना। तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डंबल शेप। कैसा शेप है? डबल डंबल, है ना। ये देखो, ये एक डंबल इसका और ये दूसरा डंबल, ये इधर वाले का भी ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये भी डी है, ये भी डी है, दो अलग अलग एटम के। तो अब देखो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? जब ये, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है ना, वो किसी से मिलता है तो हाथ मिलाने से पहले उसका पेट चला जाता है, तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है कि बीच में ये दो आ गए। ठीक है, ये इसका एक ये वाला लोब आ गया, इसका ये वाला लोब, तो ये दोनों आपस में कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलेंगे ना। भाई ये जो डबल डंबल है उसमें से एक डंबल आपस में मिल गया, पर दूसरा डंबल मिल पाएगा क्या? भाई ये इससे दूर है बहुत और ये भी इससे दूर है, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं क्या? कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि बीच में ये है ना। तो इतनी बात समझ में आ रही। अब फिर नहीं मिल सकते तो क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, एक दूसरे को देख तो सकते हैं दूर से, तो ये एक दूसरे को दूर से अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दूर से अट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि इनमें भी अट्रैक्शन तो रहेगा, पर चूंकि दूर से कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? वीक रहेगा, मतलब कि दुर्बल। ये तो दो सामने से भिड़ गए आगे, तो इनके बीच तो कौन सा बॉन्ड बन गया? वही सिग्मा। ठीक, पर ये जो दो इधर वाले हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? उसको कहा जाता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? पाई बॉन्ड, पाई बंध। ठीक है, पाई बंध कैसे बनेगा? इनके पार्श्वीय अतिव्यापन से, है ना, साइड ओवरलैपिंग से। किससे बनेगा? साइड ओवरलैपिंग। ये साइड से, दूर से ही है, साइड से, है ना, पास में नहीं जा सकते क्योंकि बीच में एक और लोब। बात समझ में आ गई। तो शक्ति के आधार पर बंध कितने प्रकार के हैं? दो। एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में ऑर्बिटल सीधे जाके भिड़ जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, और आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बंध कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। और पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल दूर से एक दूसरे को देखते रहेंगे और दूर से ही अट्रैक्ट होते रहेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक होगा और सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक, तो ये बॉन्ड के प्रकार हो गए। पहला तो हमने किसके आधार पर देखा? वो आदान प्रदान के इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। और दूसरा प्रकार हमने देखा ये मजबूती के आधार पर। ठीक है, ये हो गई बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपकी कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाने से पहले करता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलो समय समाप्त। चलो ठीक है, तो ये तो इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? अच्छे से क्लियर है? ओके ठीक। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे का बाद में पढ़ेंगे। देखो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, जनरली सभी लोगों को टफ लगता है ना, जिनने पढ़ रखा है साइंस से, जो पढ़ के आए हैं।